हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की पोम द ट्रीज़ के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पोम की डिटेल समरी के बारे में और साथ ही साथ इस पोएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी और साथ ही साथ इस पोएम की इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उन्हें भी काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा आपको, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोस, समरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और निश्चित रूप से ये समरीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वीडियोस आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं क्या समरी है इस फॉर्म की और कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन सभी के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले समरी देख लेते हैं। समरी क्या है? द ट्रीज पोएम इज रिटन बाय एड्रियन रिच। ये जो कविता है ये एड्रियन रिच ने लिखी है। इसकी पोइटेस्ट जो है वो एड्रियन रिच है। द ट्रीज सोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। और इस कविता के अंदर मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक द्वंद्व को, एक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस पोएम के इस जो पोएम है इसे कई चीज़ों से आप रिलेट करके दे सकते हैं। इसे समाज में शोषित महिलाओं से भी आप रिलेट करके देख सकते हैं, या यूँ कहिए कि समाज का जो शोषित वर्ग है उससे भी आप इस पोएम को रिलेट कर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पोएम की लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग यही है इस पोएम का कि इस पोएम के अंदर मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक द्वंद्व को दर्शाने की कोशिश की गई है। ह्यूमन बींग्स हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द नेचर। अब मनुष्य जो है उन्होंने क्या किया? प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जो कि प्रकृति के लिए स्वीकार्य नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कोज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू इट। यानी मनुष्य ने अपने फायदे के लिए प्रकृति का इस्तेमाल किया है और प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। द ट्रीज फ्रॉम पोइटेस हाउस आर गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट टू फ्री देमसेल्व्स। अब इस पोएम के अंदर जो पोइटेस जो हैं, कवित्री जो हैं, एड्रियन रिच जो हैं, उन्होंने इस अपनी इमेजिनेटिव पावर का शानदार इस्तेमाल किया है। तो एक कल्पना की उन्होंने एकदम पूरी तरीके से कल्पना की है और वो बता रही हैं, इस पोएम के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से पेड़ जो हैं वो पोइटेस के घर से, यानी कवित्री के घर से जंगलों की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को आज़ाद करवा रहे हैं, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए वो जंगलों की तरफ अग्रसर हैं। द फॉरेस्ट हैज़ बीन एम्प्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम। पोइट्स कहती है, कवित्री कहती है कि ये जो जंगल हैं काफ़ी लंबे समय से खाली पड़े हैं। एज द फॉरेस्ट आउटसाइड वॉज एम्प्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जैसा कि जंगल जो है काफ़ी लंबे समय से खाली पड़े हैं, नो बर्ड्स कुड सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब पेड़ नहीं है तो ब्रांचेज कहाँ से होंगी? तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं है। नो इंसेक्ट्स कुड हाइड इन द ट्रीज, कोई कीड़े मकोड़े वहाँ पर नहीं है। एंड सनलाइट कुड नेवर हाइड अंडर द शेडोज ऑफ द ट्रीज। और ना सूर्य की किरणें वहाँ पर अधिरोपित हो पाती हैं, यानी पेड़ों की छाया में, क्योंकि पेड़ नहीं है तो छाया नहीं, और छाया नहीं है तो सूर्य की जो किरणें हैं, जिन्हें सूर्य के पैर बताया गया, वो भी अपने आप को इस छाया में अधिरोपित नहीं कर पा रहे हैं, इस छाया में अपने आप को छिपा नहीं पा रहे। द फॉरेस्ट विच वर एम्प्टी all these nights will be full of trees by the morning as the trees are moving out। अब पोइटेस कहती है कि जंगल जो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबी रातों से खाली पड़े थे, वो सुबह तक भर जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी पेड़ हैं जो घरों के अंदर हैं वो अब मूव आउट हो रहे हैं, बाहर की तरफ मूविंग आउट हो रहे हैं, यानी घरों से जंगलों की तरफ वो अग्रसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे पोइटेस क्या कहती हैं। द पोइटेस सेज दैट the trees work silently in the night to free themselves from the boundaries of the house। कवित्री कहती है कि जो पेड़ हैं वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपने आप को आज़ाद करवा रहे हैं, यानी अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, घरों की सीमाओं से अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए वो प्रयासरत हैं और शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास। और जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो क्या कर रही हैं? कांच की खिड़कियों पर, ग्लास विंडो यानी कांच की खिड़कियों पर प्रेशर डाल रही हैं, दबाव डाल रही हैं, सो दैट दे कुड ब्रेक इट एंड गो आउटसाइड, ताकि वो इस कांच की खिड़कियों को तोड़ सके और अपने आप को आज़ाद करवा सके, बाहर जा सके। द ट्रिक्स हैव बिकम वेरी हार्ड एज दे आर अप्लाइंग सो मच प्रेशर टू फ्री देमसेल्व्स। अब जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ट्विग्स को टहनियाँ कहते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, वो टहनियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं? काफ़ी कठोर हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, कड़क हो गई हैं, क्योंकि क्या कर रही हैं वो? दे आर अप्लाइंग सो मच प्रेशर टू फ्री देमसेल्व्स, यानी अपने आप को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रेशर किया, काफ़ी कठोर परिश्रम कर रही हैं, और कठोर परिश्रम करने के कारण क्या हो गई हैं? वो सख्त हो गई हैं, कड़क हो गई हैं। द ब्रांचेज हैव बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड ऑल द वॉल्स एंड
अंडर द रूफ वेयर दे आर नॉट एबल टू ग्रो। और जो बड़ी जो शाखाएं हैं वो क्या हो गई, मुड़ गई हैं। क्यों मुड़ गई? क्योंकि छतों के नीचे झुक, यानी छतों के ऊपर छत होने की वजह से वो बार बार शफल कर रही हैं, बार बार रगड़क खा रही हैं उन छतों से, और रगड़क खाने की वजह से क्या हो रहा है, वो अपने आप को आगे ग्रो नहीं करवा पा रही हैं, और ग्रो नहीं होने के कारण से वो मुड़ गई हैं, जो ब्रांचें जो हैं वो छतों के नीचे मुड़ गई हैं। ट्रीज लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स फ्रॉम ए हॉस्पिटल। और पेड़ों की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई अभी अभी जो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से छुटकर वो अपने घर की तरफ जा रहा है। हु बिकेम हाफ सॉक्ड व्हेन दे कम आउट इन द वर्ल्ड। और मतलब एकदम भौचक्के की स्थिति में हो गए हैं पेड़ जो है, उनकी हालत एकदम काफ़ी आश्चर्यचकित हो रही है, भौचक एकदम यानी हक्के बक्के की स्थिति में वो हो रहे हैं, और एकदम डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, यानी जो एक ऐसा मरीज जो अभी अर्ध विक्षिप्त अवस्था में, यानी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, और वो उसे डिस्चार्ज किया गया है और वो हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा है, तो वैसी हालत जो है पेड़ों की हो गई है। ऐसी कल्पना इस पोएम में पोएटेस ने की है। द पोइटेस इज सिटिंग इन हर हाउस एंड राइटिंग लेटर्स। अब इसके अंदर बताया गया है इस पोम के अंदर कि कवित्री जो है वो अपने घर में बैठी हुई है और लेटर्स, पत्र लिख रही है। इन द लेटर्स सी हैज स्केर्सली मैंशनड अबाउट द ट्रीज दैट आर मूविंग आउट टू द एम्प्टी फॉरेस्ट। लेकिन अपने इन पत्रों में उसने बहुत कम, या यूँ कहिए कि नाय के बराबर, या यूँ कहिए कि जो पेड़ हैं जो जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने आप को जंगलों की तरफ ले जा रहे हैं, उनका इस बात का जिक्र उसने अपने लेटर्स में, अपने पत्रों में बिल्कुल भी नहीं किया है। क्योंकि कवित्री नहीं चाहती कि, कवित्री समझती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कवित्री का ख्याल है। द नाइट इज़ वेरी फ्रेश एंड द मून इज़ शाइनिंग इन द ओपन स्काई। आगे इसमें बताया गया कि जो नाइट जो है एकदम काफ़ी ताज़ा, जो रात है एकदम काफ़ी ताजगी भरी है, और मून जो है, चंद्रमा जो है खुले आसमान में चमक रहा है। आगे देखते हैं क्या कहा है पोइटेस ने। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस, The smell of leaves and lichens reaches the poetess like a voice into the rooms। और जो गंध है पत्तियों की, और जो काई की जो गंध है, काई जो हो जाती है हरे हरे रंग की, जो जम जाती है पेड़ों के आसपास या पेड़ों पर, उनकी और पत्तियों की जो गंध है वो कवित्री तक पहुंच रही है, एक आवाज़ की तरह, आवाज़ की मानिंद कवित्री की तरह, उनकी आवाज़ की मानिंद कवित्री के पास, कवित्री के कमरे में पहुंच रही हैं। द पोइटेस लिसन्स टू द साउंड कमिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ट्रीज। और कवित्री जो है इस आवाज़ को, इस ध्वनि को सुन रही है, जो पेड़ों की पत्तियों की जो आवाज़ है जो आ रही है उसके पास, उसको कवित्री जो है वो सुनती है। सच साउंड्स विल नॉट बी हियर्ड इन द मॉर्निंग एज द ट्रीज विल मूव आउट टू द फॉरेस्ट इन द नाइट। अब पोइट्स जो कवित्री कहती है कि ये आवाज़ जो मैं अभी सुन रही हूँ, जो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही है, ये मुझे मतलब विल नॉट बी हर्ड इन द मॉर्निंग। अब सुबह में ये चीज़ नहीं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो पेड़ जितने हैं वो सभी घरों से जंगलों की तरफ रात को चले जाएंगे, यानी कल सुबह तक ये पूरे घर जो खाली हो जाएंगे और जंगल जो है पेड़ों से भर जाएंगे। द पोइटेस कुड हियर द साउंड ऑफ द ग्लास ब्रेकिंग। कवित्री जो है कांच के टूटने की आवाज़ सुनती है। द ट्रीज हरी आउटसाइड स्टम्बलिंग ऑन ईच अदर। ऐसा, इस तरीके की कल्पना कवित्री ने की है कि पेड़ जो है मतलब जल्दबाजी में वो एक लड़खड़ाते हुए बाहर चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए एक दूसरे के साथ मतलब घरों से बाहर निकलने को वो आतुर हैं और लड़खड़ा रहे हैं। द विंड इज़ मूविंग फास्ट टूवर्ड्स देम टू मीट देम। और हवा जो है वो भी उनसे मिलने को बेताब है, उनकी तरफ तेज़ी से आ रही है। हवा भी उनसे जो पेड़ों से मिलने के लिए क्या है, बेताब है। The tall trees stand straight in the forest and its branches cover the moon due to which it looks like a broken mirror। और जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो एकदम सीधे खड़े हैं जंगलों के अंदर, और उनकी ब्रांचेस, उनकी शाखाओं ने क्या किया, चंद्रमा को एक तरह से टुकड़ों में, जैसे कांच के टुकड़े होते हैं उस तरीके से चंद्रमा को बांटा हुआ है, चंद्रमा के टुकड़े से कर दिए हैं। यानी उन बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनमें से चंद्रमा को देखते तो ऐसा लगता है जैसे कोई कांच टूट जाता है, तो वैसी स्थिति हो रही है। The broken pieces of the moon seems like a crown of the tallest oak tree। और जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो चंद्रमा के जो छोटे टुकड़े हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी बड़े पेड़ के ऊपर, जैसे ताज, किसी बड़े पेड़ के ऊपर ताज लगा दिया गया, क्राउन लगा दिया गया, तो क्राउन की तरह वो जो चंद्रमा के टुकड़े हैं वो उस पर, किसी पेड़ पर लगते क्राउन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इस पोम की समरी, और काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोएम से, तो निश्चित रूप से समरी पर ही बेस्ड होगा। और अगर आपने समरी को अच्छे तरीके से याद कर लिया तो ईजिली जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब इस पोएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, Where are the trees in the poem? With whom does the poet compare them? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़, इस पोम में पेड़ों को कहाँ बताया है और किसके साथ पेड़ों की with whom does the poet compare them, और उनका कंपेरिजन जो है पोइट, किसकी कविता जो है किन के साथ करती है। The trees are in the house,
यानी सीधी सी बात है, पहले का आंसर हो गया कि ट्रीज जो है वो घरों के अंदर है। एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट ट्रीज आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज हाफ डेज्ड पेशेंट। और जो पेड़ हैं उनकी जो पेड़ को कंपेयर किससे कर रही है, न्यूली यानी जो अभी अभी कोई पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया है उस पेशेंट से पेड़ों को कंपेयर किया गया है। दे आर वीक ड्यू टू लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द हाउस, यानी वो काफ़ी कमज़ोर, यानी पेड़ जो हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, लंबी कैद के बाद में घरों में काफ़ी लंबे समय से कैद थे, इस कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। और पेड़ों की जो कंपेरिजन, पेड़ों को जो कंपेयर किया गया, कंपेरिजन किया गया पेड़ों का कंपेरिजन किया गया हाफ डेज्ड पेशेंट से, यानी अभी अभी ऐसा जो पेशेंट जो छुट्टी लेकर अभी जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो ऐसे पेशेंट से उसको कंपेयर, ट्रीज को कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। What is the central idea of the poem and what message does the poet want to give? अब इसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, और इस कविता के माध्यम से पोइट्स क्या संदेश देना चाहती है ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये नहीं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो में, जितने मैं आपको बताने वाला हूँ और जो समरी है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। इन्हें अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी इस पोएम के अंदर कवित्री जो है, ये पोएम हमें बताती है मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक द्वंद्व के बारे में बताया गया, एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताने की कोशिश की गई है इस कविता के अंदर। मैन हैज़ ब्रॉट ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउसेज, मनुष्य जो है वो पेड़ों को अपने घरों को सजाने के लिए ले आया है। ट्रीज आर नॉट अलाउड टू प्रोपोगेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में यानी पनपने नहीं दिया जा रहा है। थ्रू दिस पोएम, और इस पोएम के माध्यम से द पोइट इंस्पायर्स मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस, यानी पोइट जो है मनुष्य को प्रेरित कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि वो अपना जो स्वार्थपन है इसे त्याग दे। एंड एनकरेजेस हिम, और उसे प्रोत्साहित कर रहा है टू टर्न टू सब्लिमिटी। सब्लिमिटी का मतलब होता है बड़प्पन, एक तरह से बड़प्पन दिखाने के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहा है। मैन हैज़ यूटिलाइज ट्रीज फॉर हिज सेल्फिश मोटिव्स, मनुष्य ने अपने यानी स्वार्थ के लिए पेड़ों का जो है यूज़ किया है। तो ये चीज़ ये मैसेज देना चाहता है पॉइंट, यही जो सेंट्रल आइडिया है इस आंसर में बताया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाउ आर द बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सन अफेक्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज, यानी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सन है, किस तरीके से प्रभावित होते हैं पेड़ों की अनुपस्थिति से, पेड़ों के एब्सेंस से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स हैव नो प्लेस टू सिट, इंसेक्ट्स कैनॉट फाइंड एनी प्लेस टू हाइड एंड देयर इज़ नो शैडो इन द फॉरेस्ट बाय सनलाइट, यानी पक्षियों को भी बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, तो पक्षी भी कहीं पे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए कोई स्थान नहीं है। इंसेक्ट्स भी जो है वो कोई जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने आप को छिपाने के लिए, और कोई किसी तरह की छाया नहीं है, तो इसलिए छाया नहीं होने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो भी अपने आप को अधिरोपित नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को पेड़ों की छाया में नहीं छिपा पा रही। तो कुल मिला के सभी जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जो सन है वो सभी इस पेड़ों के एब्सेंस से, ट्रीज के एब्सेंस से प्रभावित हो रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर द बोल्स सफलिंग अंडर द रूफ, अंडर द रूफ यानी छतों के नीचे जो शाखाएं हैं वो सफलिंग क्यों कर रही हैं। आंसर हो जाएगा द बोल्स आर सफलिंग अंडर द रूफ ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस। अब वो उसके नीचे रगड़ खा रही हैं, सफलिंग कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्योंकि जगह की कमी है। दे आर स्क्वीज्ड एंड टायर्ड ऑफ वन पोजीशन, यानी वो एक तरह से उनको निचोड़ दिया गया उन शाखाओं को, और वो एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे समय से रहने के कारण थक चुकी हैं। सो दे चेंज द पोजीशन, इसलिए वो अपनी स्थिति को चेंज करना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द विस्पर्स दैट हैव फिल्ड द पोइट्स हेड, यानी जो कवित्री है उसके सर में कौन सी फुसफुसाहट हैं जो कवित्री के सर के अंदर भर गई हैं, यानी कवित्री का जो सर है कौन सी फुसफुसाहट से भरा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा द विस्पर्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यानी वो फुसफुसाहट क्या है, कांच की टूटने की आवाज़, स्टम्बलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का लड़खड़ाना, मूविंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, यानी रात में आगे बढ़ते हुए पेड़ों का जो है लड़खड़ाने की आवाज़ जो है वो, रशिंग ऑफ विंड्स, और एक मिनट, रसिंग ऑफ विंड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ द मून इनटू पीसेज हैव फिल्ड द पोइट्स हेड, यानी हवा का दौड़ना और कांच का टूटना, ये जितनी भी आवाज़ें हैं ये इन आवाज़ों से पोइट्स का जो है, कवित्री का जो सर है वो भर चुका है, फुल हो गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पोम का, और जो ये है वाइल राइटिंग लॉन्ग लेटर्स व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द नाइट एंड द नेचर, यानी जब वो बड़े बड़े पत्र लिख रही है तो वो क्या महसूस करती है प्रकृति के बारे में, रात्रि के बारे में, प्रकृति के बारे में कवित्री वो क्या महसूस करती है। तो आंसर हो जाएगा द पोइट फील्स दैट
द नाइट इज़ फ्रेश। कवित्री महसूस करती है कि रात एकदम ताजगी भरी है। द फुल मून इज शाइनिंग, पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेज इनटू द रूम्स लाइक ए वॉइस। और जो पत्तियों की गंध है, जो काई की गंध है, वो क्या है, उसके पास एक आवाज़ की तरह पहुंच रही है। तो ये चीज़ें जब वो लेटर लिख रही होती है कवित्री अपने कमरे में बैठी हुई, तब इन चीज़ों को महसूस करती है। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।